नमस्ते बच्चों, मैं शशिकांत। हम लोग जो पेपर मॉडर्न यूएसए पढ़ते हैं MSHB 524B, उसमें जो पहले के जो 2-3 लेक्चर हुए हैं उसमें हम लोगों ने अमेरिकी क्रांति के होने और उनके बाद की परिस्थितियों के साथ ही संविधान के निर्माण पे बातचीत की और उस पर चर्चा की। अब हम उस फेज के बाद अमेरिका की जो सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति या प्रवृत्ति थी उस पर बातचीत करेंगे, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ आता है वहाँ का सिविल वार और वहाँ पे जो सिल्वरी सिस्टम था, यानी यूँ कह लीजिए कि वहाँ पे अमेरिकी जो गृह युद्ध था और उसके साथ साथ जो अमेरिका में जो जिस तरीके से दास प्रथा थी उसके संदर्भ में बातचीत करेंगे। बच्चों, 30 अप्रैल 1787 को जब जॉर्ज वाशिंगटन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का जब पद ग्रहण किया, तो ये घटना पूरी दुनिया के लिए एक नए युग की शुरुआत जैसी थी, और यूँ कह लीजिए कि दुनिया का जो पश्चिमी गोलार्ध है उसमें एक नए राष्ट्र का उदय हुआ। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटवर्ती भाग में स्थापित 13 उपनिवेशों ने मिलकर एक ऐसे महासंघ की स्थापना की थी जो स्वतंत्र गणतंत्रों का एक महासंघ बना हुआ था। पर यह व्यवस्था बहुत समय तक नहीं चलने वाली थी, ये किसी को पता नहीं था। और 1787 आते आते राज्यों के प्रतिनिधित्वों ने एक सम्मेलन बुलाया और एक संविधान तैयार किया, और इस संविधान के अनुसार एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम से एक पूरी की पूरी यूनिटी तैयार की थी। नए संविधान के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र स्वतंत्र राज्यों का संघ नहीं था, उसके नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई थी। अब प्रत्येक नागरिक कुछ बातों के लिए संघ और कुछ बातों के लिए राज्यों तथा तमाम ऐसे नागरिक संदर्भों के साथ जी रहा था जिसका वो निवासी था। 1789 ईस्वी में नया संविधान लागू होने के पश्चात प्रसिद्ध उत्तर पश्चिम अध्यादेश यानी कि नॉर्थ वेस्ट ऑर्डिनेंस पारित करके ओहियो नदी के उत्तरवर्ती क्षेत्र में एक नए राज्य की स्थापना की गई। इसके अनंतर पश्चिम की ओर से राज्य प्रसार का एक विराट अभियान भी शुरू किया गया। इसके साथ ही कुछ ही काल में अमेरिकी संघ राज्य के अंगीभूत राज्यों की संख्या तथा उसके अधिकृत भूखंड के क्षेत्रफल में विस्मयकारी वृद्धि का दौर भी शुरू हो गया। क्षेत्र प्रसार के साथ साथ तेजी से आबादी भी बढ़ने लगी थी, लेकिन इसके साथ ही साथ राष्ट्र की एकता में दरार भी पड़ने लगी थी। उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के संबंध विशेष तौर पर से कटु होने लगे थे, और ऐसा होने लगा था कि इन दोनों क्षेत्रों पर औद्योगिक क्रांति का अलग अलग प्रभाव भी दिखने लगा था। दक्षिणी राज्यों में कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती थी, और यहाँ का सारा कपास इंग्लैंड की सूती मिलों को निर्यात होता था। इन राज्यों में उद्योग धंधों का विकास नहीं के बराबर था। ये पूर्णतः कृषि उत्पादन पर निर्भर देश थे। फलतः दक्षिण के निवासी सस्ती से सस्ती दरों पर उपभोक्ता सामग्री खरीदना चाहते थे। वे उन्मुक्त या अनियंत्रित व्यापार के समर्थक थे और इंग्लैंड के साथ घनिष्ठतम संबंध बनाए रखना चाहते थे। इसके विपरीत उत्तरी राज्यों में अनेक औद्योगिक केंद्र विकसित हो गए थे। उत्तर के कारखाने इंग्लैंड के माल की प्रतियोगिता से अपनी रक्षा करने के लिए संरक्षण की मांग कर रहे थे। इसी प्रकार उत्तरी राज्य जहां ब्रिटिश मालों के आयात के विरुद्ध चुंगी की ऊंची दीवार खड़ी करने के समर्थन हो रहे थे, वहां दक्षिणी राज्य उसे हानिकारक भी मान रहे थे। दोनों क्षेत्रों के मध्य इससे भी अधिक मौलिक अंतर मजदूरों की स्थिति को लेकर था। वास्तव में कपास की मांग में बेशुमार वृद्धि होते रहने के फलस्वरूप दक्षिण के जो राज्य थे उनमें गुलामी प्रथा और बगान प्रथा को भी बल मिल रहा था। अमेरिकी अर्थव्यवस्था तथा समाज को यह अभिशाप विरासत में मिला था। 19वीं सदी के सभी पश्चिमी देशों में गुलामी की प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार हो रहा था। इंग्लैंड के उपनिवेशी देशों में गुलामी की प्रथा के विरुद्ध वातावरण बनने लगा था। इंग्लैंड के उपनिवेशों में 1833 ईस्वी में, फ्रांसीसी उपनिवेशों में 1848 में, लैटिन अमेरिकी गणतंत्रों में सदी के पूर्वार्ध के ही पूर्व गुलामों की खरीद बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। रूस तथा ऑस्ट्रिया में भी बंधुआ मजदूरों की प्रथा 19वीं सदी में खत्म कर दी गई थी। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी राज्य इस प्रथा को कायम रखना चाहते थे।
इन क्षेत्रों को कपास क्षेत्र कहा जाता था, जहां उत्पादन की सारी प्रक्रिया अमेरिकी हबशी गुलामों के श्रम पर निर्भर रहती थी। वैसे इस प्रथा के कारण स्वतंत्र मजदूरों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था, क्योंकि वे बेगार करने वाले गुलामों की प्रतियोगिता में ठहर नहीं सकते थे। इस आर्थिक परिवेश में उत्तर और दक्षिण का मतभेद बढ़ता जा रहा था। दोनों क्षेत्रों की ओर से पश्चिम की ओर विस्तार के अभियान का सिलसिला प्रारंभ हो गया था और दक्षिणी क्षेत्र से पश्चिम की ओर अभियान करने वाले बगान मालिक होते थे, जो बड़े बड़े बगानों को लगाने का इरादा रखते थे। इसके विपरीत उत्तर की ओर से अभियान करने वाले छोटे छोटे फर्म स्थापित करना चाहते थे या कोई छोटा रोजगार करके अपना व्यापार और व्यवसाय चलाना चाहते थे। ये रेलवे कंपनियां खोलते, सड़कें बनाते और नए बाजार कायम करते थे। इस प्रकार उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच मिसिसिपी नदी के आगे वाले इलाके में फैलने की ओर घोर प्रतियोगिता चल पड़ी थी। 1846 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मैक्सिको पर आक्रमण कर दिया। उत्तरी राज्यों में इस आक्रमण की कटु आलोचना हो रही थी, क्योंकि यह काम दक्षिण राज्यों की मांग पर हुआ था। किंतु जब युद्ध समाप्त हो गया तो उसके लाभों में हिस्सा बांटने के लिए उत्तरी राज्य भी मैदान में कूद पड़े। टेक्सास से प्रशांत महासागरीय तट पर फैले हुए समूचे क्षेत्र पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस युद्ध के फलस्वरूप अपना अधिकार कायम कर लिया था। इस विस्तृत इलाके में स्थापित पहला राज्य कैलिफोर्निया था, जहां पर दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1820 ईस्वी में उत्तर और दक्षिण के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार पश्चिमी क्षेत्र जो नए राज्य स्थापित किए जाते थे उनमें गुलामी प्रथा प्रतिबंधित होती थी, दूसरे में इसकी छूट होती थी। अमेरिकी सेनेट और राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाताओं की संख्या में बराबरी रखना और इस समझौते का उद्देश्य था। दास प्रथा रहित कैलिफोर्निया की स्थापना से यह संतुलन टूट गया और उत्तर को लाभ पहुंचने लगा था। इसके बदले में दक्षिण राज्यों को संतुष्ट करने के लिए कुछ करना पड़ता था। अतः यह निश्चित हुआ कि दक्षिण से जो भगोड़े दास उत्तर पहुंचेंगे उनको पकड़कर वापस लाया जाएगा। इसके साथ ही सारी बातों के मद्देनज़र इस बात को भी ध्यान में रखा जाता था कि भगेड़े गुलामों को पकड़कर दक्षिण में उनके मालिकों को सुपुर्द करने की अमानुषिक प्रक्रिया का उत्तर में विरोध भी होने लगा था। दास प्रथा के विरोधियों ने इस प्रथा को मूलतः खत्म करने की मांग की थी, लेकिन सिद्धांतः यह मान लिया गया था कि गुलाम अपने मालिक की संपत्ति होता है और यह सिद्धांत स्वीकार कर लेने में कोई बुराई नहीं कि नए इलाकों में गुलामी प्रथा को जारी रखने पर कोई रोक नहीं लगाई जानी चाहिए, क्योंकि दक्षिणी राज्यों के नागरिकों को अपने माल असबाब कहीं भी ले जाने पर कोई रोक नहीं थी। अतः गुलाम को उनके माल असबाब में ही तय किया जाता था, या यूँ कह लीजिए कि गुलामों को उनकी व्यक्तिगत संपत्ति माना जाता था। इस गुलाम समस्या का नैतिक पक्ष चाहे जो भी रहा हो, दक्षिणी क्षेत्र का औसत नागरिक उत्तर वालों के उन पर हुक्म चलाने की चुनौती देता था। माना कि उत्तर वालों को गुलामी की प्रथा नागवार लगने लगी थी, परंतु दक्षिण अमेरिकियों का कहना यह था कि संघ के स्तर पर इस प्रथा को स्वीकृति मिल जानी चाहिए, इसलिए कानूनी तौर पर तथा संवैधानिक दायित्व के रूप में इसे वो बनाए रखना लाजमी मानते थे। फलतः नए इलाकों में गुलामी प्रथा को प्रचलित करने के लिए उपकृत संकल्प भी थे, क्योंकि उनका यह विश्वास था कि गुलामी प्रथा पर यदि क्षेत्रगत रोक लगाई जा सकती है फिर उसका खात्मा होने में देर नहीं लगेगा। दूसरी ओर दास्ता उन्मूलन पार्टी का जोर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। ये लोग गुलामी प्रथा के जड़ मूल से उन्मूलन की मांग कर रहे थे। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की घोर निंदा करते थे, क्योंकि इसमें गुलामी प्रथा को मान्यता मिलती थी और उनकी मांग यह थी कि संविधान से इस प्रावधान को निकाल दिया जाए। उधर दक्षिण का कहना यह था कि संविधान निर्माताओं ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया है और उनकी गुलामी प्रथा को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है, इस कारण इसका उन्मूलन नहीं किया जा सकता है। उनका यह कहना था कि प्रत्येक राज्य ने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए इकरारनामे करके संघ का निर्माण किया था। अपनी संप्रभुता पर वो रंच मात्र भी किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं चाहते थे। यदि उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है तो वो संघ से निकल सकते हैं। उत्तर के लोगों पर भी आर्थिक दृष्टि से निर्भरता भी दक्षिण के प्रांतों को खलती थी। उनका कहना यह था
कि दक्षिण की अर्थव्यवस्था गुलामी प्रथा पर आधारित है और इससे उत्तर वालों का कोई वास्ता नहीं है, फिर भी वे इस पर प्रतिबंध लगाना चाहते थे। यही दक्षिण वालों को भी नागवार लगता था। वे इस स्थिति को सहने की अपेक्षा संघ का विघटन करना अधिक पसंद करते थे। इसलिए दक्षिण में एक पृथकतावादी आंदोलन चलने लगा था। कुल मिलाजुला के उत्तर दक्षिण जो अमेरिका का जो संदर्भ है बच्चों, उनसे ये बातचीत करने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि वहाँ पे एक ऐसी परिस्थिति और एक ऐसी प्रवृत्ति बन रही थी जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर इन दोनों राज्यों में या इन दोनों क्षेत्रों में पूरी तरीके से सीधे तरीके से वहाँ पे जो है वो पृथकतावादी एक प्रवृत्ति तैयार हो रही थी या पृथकतावादी आंदोलन की एक समझ तैयार हो रही थी, जिसके आधार पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वहाँ पे पृथकतावादी आंदोलन के आधार पर वहाँ पे विघटन की समस्याएं आने लगी थी। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्थिति में 1860 ईस्वी तक दक्षिण राज्यों में पृथकता की भावना फैलने लगी थी। वहाँ के सजग निवासी बड़े जोरों से राज्यों के अधिकारों, संवैधानिक स्वतंत्रताओं तथा अपनी व्यवस्था स्वयं निर्धारित करने की बातों पर जोर देने लगे थे। उनका कहना था कि आज़ादी की लड़ाई और संघ की संरचना में उनका अपना भी योगदान है, लेकिन अब उन्हें यह संदेह होने लगा था कि संघ के अंतर्गत उत्तर वाले उन्हें अपने ढंग से नहीं रहने देंगे। अब उत्तर वाले उन्हें बाहरी और विदेशी की तरह नजर आने लगे थे, जो उनके साथ शत्रुतापूर्ण तथा सहानुभूति वाला व्यवहार रखते थे। वे ये भी देख रहे थे कि संघ के अंतर्गत उत्तर वालों की तुलना में वे अल्पसंख्यक बन रहे थे। 1790 ईस्वी में उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों की आबादी लगभग के बराबर थी, किंतु 1860 ईस्वी तक उत्तर वालों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी। इसका एक ही कारण था कि पिछले वर्षों से यूरोप से बहुत सारे लोग अमेरिका में आए थे, जो उत्तरी क्षेत्रों में बसते जा रहे थे। इस प्रकार दक्षिण वासियों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती जा रही थी। वे उत्तर वालों से अपने आप को सर्वथा भिन्न मानने लगे थे और उत्तर वासियों का राष्ट्रवाद इससे सर्वथा भिन्न था। संघ से अंगीभूत सभी इकाइयों को एक सूत्र में बांधे रहने के वे जोरदार समर्थक भी थे। 1860 ईस्वी तक शायद ही कोई उत्तरवासी या उत्तरी अमेरिकी रहा होगा जो ये सोचता होगा कि संघ के किसी अंगीभूत राज्य को किसी भी कारण से अलग होने का अधिकार था। 1860 ईस्वी में रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष जब अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, उस साल उस पार्टी के कुछ मुद्दे जो प्रमुख थे वो ये थे कि छोटे काश्तकारों को पश्चिमी इलाकों में उन्मुक्त जमीनें, ऊंची चुंगी दरें, देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाली रेल लाइनों के निर्माण, राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और पूंजीवाद का विकास इत्यादि महत्वपूर्ण संदर्भ है। इस पार्टी के उग्रवादी सदस्य कठोर उन्मूलनवादी दक्षिणवासियों की भावनाओं के घोर विरोधी थे। अतः अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति का पद संभालते ही पृथकतावादी आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। सर्वप्रथम दक्षिणी कैरोलिना राज्य ने संघ से अलग होने की घोषणा की और संघ का झंडा उतार दिया गया। उसके स्थान पर अपना स्वतंत्र झंडा फहरा दिया गया। तदंतर अल्बामा, फ्लोरिडा, मिसिसिपी, लुइसियाना, टेक्सास तथा जॉर्जिया भी क्रमशः संघ से अलग हो रहे थे। वे सभी कपास उत्पादक दक्षिणी राज्य थे। जेफरसन डेविस की अध्यक्षता में इन राज्यों द्वारा अपने नए महासंघ की स्थापना की घोषणा की गई थी। नए महासंघ में राज्यों की संप्रभुता के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी और इस नए महासंघ का नाम रखा गया था कॉन्फ्रेंट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस प्रकार वर्षों की जो आग भीतर सुलग रही थी, या यूं कह लीजिए कि जो प्रतिरोध और प्रतिवाद का संदर्भ जो है वो अमेरिका के भीतर बहुत दिनों से बना हुआ था, वो ऊपर आ रहा था। उसकी लपटें चारों ओर फैल रही थी। अलग महासंघ की घोषणा से उत्तरी राज्यों में पहले से लोग विस्मित हो रहे थे। कुछ लोगों ने तो पृथकतावादियों का समर्थन भी इसलिए किया कि वो कम से कम वे लोग या तो चले गए या जो दास प्रथा के समर्थक थे, किंतु संघ के झंडे को अपमानित किए जाने पर वो लोग भारी रोष में रहने वाले लोग थे। राष्ट्रपति लिंकन की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए एक लिंकन कर संकल्प थे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी मूल्य चुकाना पड़े। 12 अप्रैल 1861 ईस्वी को दक्षिणी कैरोलिना के सैनिकों ने संघ के शस्त्रागार पर बमबारी करके गृह युद्ध शुरू कर दिया। राष्ट्रपति लिंकन ने नए सैनिकों की भर्ती तथा संघ की सीमांत रक्षा का आदेश दिया। संघ तथा दक्षिणी राज्यों के महासंघ के मध्य 4 वर्षों तक भीषण युद्ध चलता रहा। कहा जाता है कि 19वीं सदी का यह सबसे भयानक युद्ध था। संघ की ओर से दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों के लगभग 2 करोड़ लोग जो है वो इन युद्धों में शामिल थे।
दक्षिणी महासंघ की ओर से लगभग 55 लाख लोग भी इस युद्ध में शामिल थे, परंतु उनके पास अधिक कुशल सेनापति, दुस्साहसिक योद्धा और एक महान लक्ष्य के लिए संघर्ष करने का जबरदस्त मनोबल था। इस गृह युद्ध में दक्षिणी राज्यों के महासंघ की अंततः एक पूर्ण पराजय हुई और संयुक्त राज्य अमेरिका की एकता कायम रही। 1 जनवरी 1863 ईस्वी को ऐतिहासिक घोषणा करके सभी विद्रोही राज्यों में गुलामी प्रथा का उन्मूलन का ऐलान किया गया। परंतु लिंकन की स्थिति को भली भांति समझने के लिए 2 बातों पर हमको ध्यान देना चाहिए। इसमें यह कोई संदेह नहीं कि दास प्रथा के उन्मूलन और उनकी स्वतंत्रता का पूर्णता के साथ लिंकन हिमायती थे। वो ये मानते थे कि आधे राज्यों में गुलामी की प्रथा नहीं रहे और आधे राज्यों में यह प्रथा बनी रहे, यह संघ के लिए खतरनाक था। वैसे उनका विश्वास यह भी था कि दास प्रथा बहुत दिनों तक नहीं रहने वाली है। ठीक है, आर्थिक तथा अन्य कारणों से इसका अंत निश्चित है। गुलामों के व्यापार पर वो रोक लग गई थी, इस कारण गुलामों की संख्या में वृद्धि होने की बहुत संख्या नहीं थी। फलतः वह संविधान के प्रावधानों पर अटल रहे और गृह युद्ध शुरू होने पर उन्मूलनवादियों को इस पर निराशा हुई कि राष्ट्रपति ने गुलामों की मुक्ति के लिए नहीं बल्कि संघ की एकता को बरकरार रखने के लिए लोगों से आह्वान किया। और शायद यही कारण था कि संघ की एकता को बरकरार रखने के लिए युद्ध की घोषणा की गई थी। पृथकतावादी राज्य विरोधी थे। विद्रोहियों को संघ में पुनर्सम्मिलित करने के लिए हर कीमत चुकानी थी। 1862 ईस्वी में होरेस ग्रीले ने एक पत्र में लिंकन को लिखा कि मेरा सर्वोपरि उद्देश्य दास प्रथा को मिटाना या बनाए रखना नहीं, वरन संघ की एकता को कायम रखना है। 1862 ईस्वी की मुक्ति की घोषणा नैतिकता से प्रेरित कार्रवाई न होकर सामरिक आवश्यकता से प्रेरित कार्रवाई थी, लेकिन यह घोषणा लिंकन की अपनी निजी मान्यता के अनुरूप तो ही थी। उसने दक्षिण वासियों के गुलामों को जब्त कर लिया और जैसे कि युद्ध में के शत्रु के सामरिक उपयोग की किसी भी सामग्री को जब्त कर लिया गया हो। राष्ट्रपति लिंकन के ऐलान के दूरगामी तथा व्यापक परिणाम हुए। गृह युद्ध के खत्म होने के पश्चात ही दक्षिणी महासंघ के अधिकारी गुलामों को अपनी सेना में भर्ती करने लगे थे तथा भर्ती होते दास्ता की बेड़ियों से उन्मुक्त हो जाते। दास्ता उन्मुक्ति की घोषणा के साथ ही संघ सरकार के प्रति ब्रिटिश यूरोपीय राष्ट्रों में भी सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया गया। आरंभ में ब्रिटेन के सर्वहारा वर्ग का रवैया उत्तरी राज्यों के प्रति मैत्रीपूर्ण था। वहां के शासक वर्ग का रुख आमतौर पर दक्षिणी राज्यों के भूपतियों के प्रति अधिक सौहार्दपूर्ण था। राजनयिक दृष्टि से विभाजित अमेरिका भी उनके हित के लिए अधिक अनुकूल होता। गृह युद्ध के दरमियान 1-2 ऐसी घटनाएं भी हुई थी जिनमें ब्रिटेन की सरकार तथा अमेरिकी संघ सरकार के संबंध कुछ कटुतापूर्ण हो गए थे। इसके साथ ही यह कहना कठिन है कि ब्रिटेन की सरकार दक्षिणी महासंघ को खुलेआम तथा भरपूर सहायता प्रदान कर रही थी। दास्ता मुक्ति की घोषणा फलस्वरूप किसी भी उदारवादी सरकार के लिए दास्ता को बनाए रखने के लिए युद्ध का पक्ष ग्रहण करना असंभव नहीं थी, लेकिन वो कठिन भी नहीं थी। अप्रैल 1865 में अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हुआ। अमेरिकी उत्तरी राज्यों की विजय हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका की एकता कायम रह गई। इसके साथ ही संघ से कोई अंगीभूत राज्य संघ से पृथक हो सकता था। यह कल्पना भी हमेशा के लिए समाप्त हो गई कि संयुक्त राज्य एक राष्ट्र राज्य है। इसके अंगीभूत राष्ट्र उसकी संबद्ध इकाइयां हैं, उनकी अपनी पृथक संप्रभुता नहीं थी। संविधान में एक संशोधन करके एक नया प्रावधान जोड़ा गया और उसमें यह घोषणा की गई कि प्रत्येक अमेरिकी अंगीभूत राज्य का नागरिक होने के साथ साथ संघ का भी नागरिक है। संशोधन द्वारा अमेरिकी संविधान में यह प्रावधान किया गया कि कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से कानून की प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसी कानूनी प्रक्रिया राष्ट्रीय या संघ सरकार को ही निर्णित करेगी। केंद्रीय सरकार की सत्ता का प्रभाव सर्वप्रथम दक्षिण राज्यों में दिखता है। देश भर में दास्ता प्रथा का उन्मूलन किया गया। गुलामों के मालिकों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इनमें से कितने ही लोगों को आर्थिक हानि हुई, किंतु केंद्रीय सरकार की शक्ति तथा कानूनी सत्ता का जिस प्रकार उपयोग कुछ खास लोगों के व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त करने में हुआ, वह तत्कालीन विश्व में बेमिसाल रूप से अतुलनीय है। न तो फ्रांसीसी राज्य क्रांति के दरमियान फ्रांस के कुलीन वर्ग की
न ही 1861 ईस्वी में रूसी बंधुआ मजदूरों के मालिकों के संपत्ति के अधिकार इस प्रकार छीने गए थे। 19वीं सदी पश्चिमी हिंद द्वीप समूह के में गुलामों के मालिकों को भी इस प्रकार की संपत्ति से वंचित नहीं किया गया था। कई पश्चिमी यूरोपीय देशों में 20वीं सदी के लोगों की विभिन्न चल अचल संपत्तियों तथा व्यवसायी के राष्ट्रीयकरण करते समय भी बिना मुआवजा चुकाए अधिग्रहण नहीं किया गया। वस्तुतः सही बात तो यह है कि इस गृह युद्ध के उपरांत संयुक्त राज्य अमेरिका एक शक्तिशाली तथा परम संपन्न राष्ट्र राज्य के रूप में बड़ी ही तेजी के साथ विश्व रंगमंच पर उभरा या खड़ा हुआ। 14 अप्रैल 1965 को दक्षिण राज्यों की सेनाओं के रॉबर्ट ली द्वारा आत्मसमर्पण के पश्चात ही राष्ट्रपति लिंकन को एक दक्षिणवर्ती आतताई ने गोली मार दी। इस प्रतिक्रिया में उत्तरवासियों की धारणा यह और पक्की हो गई कि दक्षिण वालों की मनोवृत्ति में आमूल सुधार करना जरूरी था। दक्षिण राज्यों की परंपरागत कुलीन वर्ग लगभग विनिष्ट हो चुका था। उत्तर से आने वाले लोग तथा नवसंपन्न वर्ग के लोग उनका स्थान ले रहे थे। फलतः उत्तर राज्यों में वाणिज्य व्यवसाय की अभूतपूर्व वृद्धि हो रही थी। सरकार की ओर से कई तरह के उनको संरक्षण मिल रहे थे। नई रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, सड़कों का निर्माण हो रहा था। दूसरी ओर दक्षिणी भूपतियों की पूरी पीढ़ी शक्तिहीन हो रही थी। फलतः संघ सरकार की राजनीति अर्थनीति पर उदयमान औद्योगिक वर्ग का बोलबाला होने लगा था। या यूं कह लीजिए कि सत्ता और राजनीति का केंद्र राज्यों से केंद्र को स्थानांतरित होने के फलस्वरूप वाणिज्य व्यवसाय तथा औद्योगिक धंधे स्थानीय सीमांतों तक परिसीमित ही न रहकर वो अखिल देश स्तर पर प्रदर्शित होने लगे थे। छोटे छोटे व्यावसायिक संस्थानों का स्थान विशालकाय कॉरपोरेशन लेने लगे थे। उद्योग धंधों का भारी विकास होने लगा था। अनेक नगर बस गए थे। राष्ट्र राज्य पर बाजारों का उद्भव होने लगा था। सारांश यह है कि अमेरिकी गृह युद्ध ने देश के छोटे छोटे स्पर्धी खंडों में विभाजित करने के बदले संयुक्त राज्य को एक विशालकाय परम शक्तिशाली राष्ट्र राज्य के रूप में विकसित होने के लिए एक मार्ग के रूप में प्रशस्त कर दिया था। यह राज्य राजनीति के क्षेत्र में उदारतावादी लोकतंत्र गणतंत्र के सिद्धांतों का हिमायती था। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में निजी तौर पे व्यवसाय का मुख्य केंद्र था। कहने का संदर्भ यह है कि अमेरिकी क्रांति के पश्चात जब संविधान बना और संविधान के बाद जब संयुक्त राज्य अमेरिका स्थापित हो गया, तो उसके बाद का जो संदर्भ है, यानी कि किन परिस्थितियों में संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तर और दक्षिण के राज्यों में गृह युद्ध की स्थिति आई, उन सारे संदर्भों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सबके बावजूद अमेरिकी राज्य अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर सबसे ज़्यादा सजग थे। शायद यही कारण था कि वहाँ पर दास प्रथा और गृह युद्ध दोनों समाप्त होने के बावजूद वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो एक प्रकार से निजी व्यवसाय को प्रश्रय देने, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था को उत्पत्तित करके उसको संवर्धित करने के लिए सबसे ज़्यादा सहयोगी बनी रही, या उसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर वातावरण देने में सफल भी रही। धन्यवाद।